बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस, लेक्चर नंबर 6 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा, इस टॉपिक में हम सीकेंड मेथड फार्मूला और न्यूटन राफ्सन मेथड फार्मूला को बाकायदा इनके रिजल्ट्स जो होते हैं प्रूफ के अकॉर्डिंग इनको कंप्लीट मैनेज करना है। ठीक है, तो सीकेंड मेथड फार्मूला और न्यूटन राफ्सन मेथड फार्मूला इनकी आज हम रिज़ल्ट की ड्राइवेशन को डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर जितने आपके हो चुके हैं उनमें बाइसेक्शन मेथड फार्मूला एंड रेगुलर फाजी मेथड फार्मूला और सीकेंड मेथड फार्मूला इनकी हमने आइट्रेशन को परफॉर्म करवाया विद रिस्पेक्ट टू नॉन लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और आज हम सीकेंड मेथड फार्मूला की जो रिजल्ट की फॉर्मेशन है, जो इसका फार्मूला है, उसको प्रूव करेंगे कि ये किस अंदाज में डेवलप हुआ। और कमिंग लेक्चर्स में न्यूटन राफ्सन मेथड फार्मूला डेवलप होगा, उसका हम आज प्रूफ देखेंगे। ठीक है, ताकि इसकी आइट्रेशन परफॉर्म करवाना हमारे लिए इजी साबित हो। तो आज के लेक्चर में हम सीकेंड मेथड फार्मूला और न्यूटन राफ्सन मेथड फार्मूला को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर डी स्टूडेंट चलते हैं सीकेंड मेथड फार्मूला को प्रूव करने की तरफ। सीकेंड मेथड फार्मूला के लिए आप लोगों को मैंने आइट्रेशन के अकॉर्डिंग इसकी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की थी। होपफुली सभी स्टूडेंट्स ने वो रिस्ट्रिक्शन जितनी भी थी आइट्रेशन के अकॉर्डिंग उनको फुलफिल कर लिया होगा। आप लोग अपनी आइट्रेशन को परफॉर्म करवा रहे होंगे। और जो सीकेंड मेथड फार्मूला है ये अपनी कन्वर्जेंस को बहुत टॉलरेट कर रहा होता है, अपनी आइट्रेट परफॉर्मेंस निकालता है कि किसी भी न्यूमेरिकली वैल्यू को सोल्व करने के लिए जो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होता है उसके करीब करीब आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर जनरेट करवाता है, ताकि उसमें कम से कम एरर्स आएँ। ये सेकेंड मेथड की रिस्ट्रिक्शंस का हमें एक बेनिफिट मिलता है कि आपके एरर्स कम से कम वहाँ पे डेवलप हों। और अगर आप अपने एरर्स को और मिनिमाइज करना चाहते हैं कि एरर्स बिल्कुल डैमेज्ड हो जाएं, तो वो न्यूटन राफ्सन मेथड फार्मूला डेवलप होगा। यानी कि न्यूटन राफ्सन मेथड फार्मूला मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू सीकेंड। ठीक है, सीकेंड मेथड भी परफेक्ट है, बट जो न्यूटन राफ्सन मेथड फार्मूला जब हम करेंगे तो इसमें इससे भी मजीद प्यूरिफिकेशन आएगी, क्योंकि जो इनकी कन्वर्जेंस और क्राइटेरियंस होती हैं उनको भी फॉलो करने के लिए हम उनके एरर्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो जो एरर मैक्सिमम कम करता है वो न्यूटन राफ्सन मेथड फार्मूला होगा, क्योंकि ये बहुत एफिशिएंट है, फास्टेस्ट कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, बट जो सीकेंड मेथड फार्मूला है इससे थोड़ा सा स्लोअर है। ठीक है, न्यूटन राफ्सन से। बट जितने भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में टॉपिक्स किए हैं, मैं कहने का मतलब है बाइसेक्शन मेथड है और रेगुलर फाजी मेथड है, उनसे ये फास्टेस्ट है सीकेंड मेथड। बट सीकेंड न्यूटन राफ्सन से थोड़ा सा स्लोअर होता है, क्योंकि इनकी कुछ टॉलरेंस वैल्यूज होती हैं, उनको हम आइट्रेट फॉर्म में देख रहे होते हैं कि इसमें कितनी आइट्रेशन परफॉर्मेंस हुई है। तो इस अंदाज में ये हमें उनकी एरर्स को बता देता है। तो आज हम जो इसका सीक्रेट मेथड का फॉर्मूला करेंगे, इसको हमने ग्राफिकली पहले देखना है। ये हमने एक्सेस ड्रॉ किए हुए हैं, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस हमारे पास एक्स एक्सेस होता है। ठीक है, आपने ये रियल फील्ड के अकॉर्डिंग बात करनी है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिहाज से हमने कोई मैपिंग नहीं ड्रॉ करते। आपको मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर में ही बता दिया था कि न्यूमेरिकल एनालिसिस आपका एक वह सब्जेक्ट है जो कि ना तो प्योर है ना आपका अप्लाइड है। ये मिक्स सब्जेक्ट है, इसमें दोनों बातें हम एट अ टाइम कर रहे होते हैं, प्योर भी करेंगे और अप्लाइड भी करेंगे, मिक्स कर रहे होते हैं। बट आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात इन न्यूमेरिकल एनालिसिस में कभी भी हम डील नहीं करते, क्योंकि आयोटा फॉर्मेशन होती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के गार्डिंग आयोटा फॉर्मेशन होंगी, उनको हम न्यूमेरिकली अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड के लिए कभी भी ड्रॉ नहीं करते, क्योंकि उसमें मैपिंग्स ड्रॉ होती हैं। तो हम मैपिंग्स वाला वर्क तो अपने न्यूमेरिकली अप्रोक्सीमेट आंसर के लिए कभी भी निकाल सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास रियल फील्ड के अकॉर्डिंग एक्स एक्सेस है जिसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सेस कहते हैं, और ये हमारे पास वर्टिकल एक्सेस है जो कि वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है ना, और फिर फर्दर क्या करना है कि आपने एक कर्व ड्रॉ करनी है। ये जो कर्व मैं शो अप कर रहा हूं, ठीक है, ये जो कर्व शो हो रही है, ये जो कर्व है ये आपने बाउंडेड के फॉर्म में कन्वर्ट करवानी होती है। मतलब हमारे पास दो एजेस होते हैं इसके, जो हमने ये पॉइंट फिक्स कर लेने हैं। तो ये पॉइंट किस अंदाज में फिक्स करने हैं, वो उसके लिए आपने पहले नंबर पे तो ये करना है कि आपने एक कर्व ड्रॉ की। ठीक है, कर्व ड्रॉ करने के बाद आपने इस पे सीकेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है दिस इज नोन एज अ सीकेंड लाइन, जो कि मैंने ये राइट भी किया हुआ है, ये एरोस की फॉर्म में, दिस इज नोन एज सीकेंड लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन जो कि कर्व को कट कर रही है एनी टू पॉइंट्स पे, दिस इज नोन एज सीकेंड लाइन। अब जो इसके दो पॉइंट्स आपको मिल गए हैं, एक अपर पोर्शन में मिल गया हुआ है, एक लोअर पोर्शन में मिल गया हुआ है। ठीक है, जो आपके पास
लोअर पोर्शन में ये पॉइंट है, इसको आपने कैपिटल ए कंसीडर कर लिया, और जो अपर पॉइंट में आपके पास पॉइंट कंसीडर हुआ है जो कट कर रहा है सेकंड लाइन कोई भी कर्व को, वो आपके पास कैपिटल बी आपने डिनोट करवा दिया। अब आपने इनके कैपिटल ए और कैपिटल बी के पॉइंट्स को ऑर्डर्ड पेयर में राइट करना होगा। ऑर्डर पेयर में राइट करने के लिए आप जानते हैं फर्स्ट पेयर आपका एक्स एक्सिस के लिहाज से होता है, सेकंड पेयर आपके पास वाई एक्सिस के लिहाज से होता है। सिमिलरली आप अपर पोर्शन के लिहाज से भी देख सकते हैं, फर्स्ट पेयर आपका एक्स एक्सिस के लिहाज से होगा और सेकंड पोर्शन जो आपका वाई एक्सिस के लिहाज से होगा। और वो लेने कैसे हैं, किस अंदाज में लेंगे, जो आपके पास पॉइंट कंसीडर होंगे ना, जो आपके पास कर्व है, कर्व जो कट कर देती है सीक्वेंट लाइन के अकॉर्डिंग, वहां पर दो पॉइंट्स आपको मिल गए, यानी कि एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट ये मिल गया, ठीक है ना। यानी कि लोअर पोर्शन में कैपिटल ए, अपर पोर्शन में कैपिटल बी, ठीक है ना। अच्छा, जो लोअर पोर्शन में कैपिटल ए है, इसका पॉइंट किस अंदाज में बनाना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए ये हमारे पास ये, यानी कि ये वाला जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये किस लाइन पे मीट कर रहा है, ये लाइन मीट कर रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। ये हमारे पास ए पॉइंट होगा इनिशियल, तो वो हमने फर्स्ट ऑर्डर पेयर में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसी पॉइंट को आपने मजीद वाई एक्सिस पे मीट करवाया, तो ये हमारे पास किस एक्सेस पे मूव कर रहा है, ये है वाई एक्सेस। वाई एक्सेस पे हमारा पोर्शन होगा एफ ऑफ ए, यानी कि ए का इमेज एफ ऑफ ए होगा, यानी ए पे फंक्शनल वैल्यू, यानी लोअर बाउंड पे फंक्शनल वैल्यू। तो ये हमारे पास इस अंदाज में आ गया, कैपिटल ए इंटू हॉरिजॉन्टल फॉर्म में स्मॉल ए है, कॉमा वर्टिकल एक्सेस वाई एक्सेस पे एफ ऑफ ए है, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। यानी ये एक्स एक्सेस का पॉइंट है और ये हमारे पास वाई एक्सेस का पॉइंट हो गया। तो ये हमने कैपिटल ए के ऑर्डर्ड पेयर को राइट कर दिया। इसी तरीके से हमने कैपिटल बी को अपर पोर्शन में राइट करना है। ये जो पॉइंट है, इसका जब आप वर्टिकल एक्सेस पे हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो ये हमारे पास एफ ऑफ बी पॉइंट होगा, और जब इसको हमने हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है, तो ये हमारे पास स्मॉल बी होगा, यानी कि बाउंडेड जो अपर बाउंड होती है बी पॉइंट, जो कि हमारे पास क्लोज इंटरवल में होगा। तो ये हमने ए और बी के बिटवीन हमने कर्व को सीक्वेंट लाइन में अब डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। यहां से हमें एक बात तो अंडरस्टूड है कि जो लोअर बाउंड ए है वो अपर बाउंड बी से लेस है। तो आप देख सकते हो इसमें आसानी से कि ए इज लेस देन बी, वो मैंने राइट किया हुआ है कि जो लोअर बाउंड ए है वो बी से ऑलवेज स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी है, मतलब कम है, लेस देन है, ठीक है ना। इक्वल कभी भी नहीं होगी, क्योंकि आपका ए और बी में क्लोज इंटरवल में सेम टर्म्स कभी भी नहीं आएंगी, मतलब फर्स्ट लोअर बाउंड ऑलवेज लेस होगा अपर बाउंड से, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी कंडीशन बन गई, ए इज लेस देन बी। तो ये हमने जिस तरीके से कैपिटल ए ऑर्डर्ड पेयर में लिखा, वैसे ही कैपिटल बी भी हमने ऑर्डर्ड पेयर में राइट करना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारे पास जो पॉइंट बी है वो हमारे पास एक्स एक्सिस के लिहाज से है, कॉमा जो हमारे पास फंक्शन वैल्यू जो ये वर्टिकल पे लाई कर रही है वो है एफ ऑफ बी, वो बनेगा वाई एक्सिस के लिहाज से, ठीक है, बी कॉमा एफ ऑफ बी। तो ये हमारे पास कैपिटल बी का ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अच्छा, जो ये सीक्वेंट लाइन थी ना, ये वाली, ये जो सीक्वेंट लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, ये सीक्वेंट लाइन को एक्चुअली आप नॉन लीनियर इक्वेशन का एफ ऑफ एक्स भी कहते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने इसको एक नेम दिया हुआ है सीक्वेंट लाइन को एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स पे फंक्शनल वैल्यू होती है, जो कि आपके गिवन क्वेश्चन होते हैं, जितनी भी आपने एप्लीकेशन परफॉर्म करवाई हैं वो नॉन लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग थी, ठीक है। उसमें ऑल आपने ये डिस्कस किया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, वो नॉन लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेशन को डील कर रहा होता है, आगे उसकी आप आइटरेशन परफॉर्म करवा रहे होते हैं। अच्छा, जैसे जैसे आप क्लोज इंटरवल के बिटवीन आइटरेशन परफॉर्म करवाते हैं तो हमें कन्वर्जेंस ऑफ क्राइटेरिया टॉलरेंस मिलती जाती है। हमारा जो प्रोसेस है टर्मिनेशन प्रोसेस, वो कह लें कि कन्वर्जेंस को ही होल्ड करता है, कभी भी डाइवर्जेंट कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। ए और बी के बिटवीन हमें कोई ना कोई एक पॉइंट मीट करके एक्सटेंड करवा देता है, यानी कि हमें ए और बी के बिटवीन एक पॉइंट मिल जाएगा जो कि हमारा रूट होता है, ठीक है ना। ए और बी के बिटवीन हमने रूट फाइंड करने के लिए ये प्रोसेस कंटिन्यू करना होता है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं आर डियर स्टूडेंट, इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। कंसीडर अ नॉन लीनियर इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज नोन एज नॉन लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। तो लेट x इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी ओपन इंटरवल, आप यहां पर क्लोज इंटरवल की भी बात कर सकते हो, ठीक है। मैंने एप्लीकेशन में आपको क्लोज इंटरवल के लिहाज से शो किया था, क्योंकि जब भी हम आइटरेशन परफॉर्म करवा रहे होते हैं उसमें लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट होता है और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट होता है, बट जब भी कोई ड्राइवेशन थ्योरम होल्ड करवा रहे हो तो उसमें आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आपने उसके लिए
क्लोज इंटरवल ले लें या ओपन इंटरवल ले लें तो इसके लिए बात अंडरस्टैंडेबल होती है, ठीक है ना। यहां पर आप ये भी कह सकते हो x इज इक्वल टू सी, सी यानी पॉइंट है जो कि ए और बी के बिटवीन पड़ा होगा, सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी क्लोज्ड क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। इस अंदाज में यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट आप राइट कर दें तब भी बात एक्यूरेट होगी। यहां पर एक और कंडीशन भी आपने फॉलो करनी है कि यहाँ पे एक स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी होल्ड करती है, जिसे हमने कहा हुआ है यहाँ पर कि a इज लेस देन b। इट्स मीन कि जो लोअर बाउंड है वो आपके पास कम होती है, लेस होती है ऑलवेज अपर बाउंड से यानी b से। वो मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है इस कंडीशन को होल्ड करने के लिए, a इज लेस देन b, बी द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि हमने ये बात यहाँ पे कंसीडराइजेशन कर ली कि x हमारे पास एक c कोई एनी पॉइंट है जो कि a और b के बिटवीन लाई कर रहा है, तो ये हमारा रूट होगा। जो हमने आर्टिशन वगैरह में परफॉर्म करवाया एप्लीकेशन में हमने बहुत अच्छे अंदाज में देखा है कि c जो x इज इक्वल टू सी हमारे पास कोई आर्टिशन परफॉर्म करवा रहे होते हैं, यानी कि 13 आर्टिशन में बाइसेक्शन में कोई आंसर मिलता है, रेगुलर फाजी मेथड में वो 7th या कोई 8th आर्टिशन में जाके आंसर मिलता है, या सीकर मेथड में हमें वो कम से कम 5th या 6th आर्टिशन में जाके हमें आंसर मिलता है, तो वो रूट उनके बिटवीन ही होगा ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि x इज इक्वल टू सी हमारे पास जो क्लोज इंटरवल होगा उनके बिटवीन कोई ना कोई एक रूट एग्जिस्टेबल है। अगर रूट उनके बिटवीन एग्जिस्टेबल है तो वो नॉन लीनियर इक्वेशन को तो बिल्कुल सेटिस्फाइड करेगा। देन हम ये भी कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0। जैसे आपने कहा ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, वैसे ही आपका एफ ऑफ सी भी 0 के इक्वल होगा, बिकॉज x और c जो हैं दोनों आपस में रिलेट इक्वलेंट हैं, ठीक है ना, इक्वल है आपस में, क्योंकि c हमारा रूट जो है a और b के बिटवीन लाई कर रहा है। तो देन आपने क्या प्रोसीड करवाना है, नाउ वी हैव टू मूव इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन ए बी इज, सेकंड लाइन आपने वेल्ड करवानी है ए बी लाइन पे, यानी ए बी हमारे पास देखें वो कर्व थी जिस पे आपने सेकंड लाइन को ड्रॉ किया और उस सेकंड लाइन के अकॉर्डिंग हमें दो पॉइंट्स कंसीडर्ड हो गए, यानी कि कैपिटल ए और कैपिटल बी। अब हमने इनके बिटवीन अपना प्रोसेस कंटिन्यू करवाना है, सेकंड लाइन को होल्ड करवाना है, यानी कि ए बी लाइन को हमने सोल्व करना है। तो इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन ए बी पे क्या बनेगी, y माइनस वाई वन इक्वल है m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहां पर m मीन स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है ना, ये हमारे पास स्लोप होती है। स्लोप के लिए आपके पास इंटरवल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आप अपर पोर्शन को लोअर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही अपर को लोअर में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि y वाले फॉर्मेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हायर टू लोअर, और x वाले पोर्शन को भी हम हायर टू लोअर सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो वो हम स्लोप को जब ओपन करेंगे तो ये देखें जो स्मॉल m स्लोप है उसको हमने राइट किया हुआ है y2 माइनस y1, यानी कि हायर टू लोअर, यानी हायर में से आप लोअर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, x एक्सिस के लिहाज से भी हमने उसके हायर टू लोअर माइनस किया हुआ है। बाकी पोर्शन x माइनस x1 ये एज इट इज राइट किया हुआ है, और y माइनस y1 इसको भी हमने एज इट इज राइट किया हुआ है, ठीक है ना। अब हमने मजीद क्या करना है, जो y है ना, ये जरा देखिएगा, y हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि फंक्शन वैल्यू c के लिहाज से, यहाँ पर c इंडिपेंडेंट है। आप c पे कोई भी फंक्शन वैल्यू अप्लाई करें तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये डिपेंडेंट है फॉर्मेशन, तो इसके लिए आपके पास y फॉर्मेशन को अगर हम इस अंदाज में देखें, अगर ये हमारे पास y1 होता है तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ a, ठीक है, यानी कि y1 हमारे पास लोअर बाउंड के लिहाज से फंक्शन वैल्यू होगी, यानी कि f ऑफ a। अगर हमारे पास y2 यहां पर होता है तो हम कह सकते हैं f ऑफ b, तो वो हमारे पास अपर बाउंड के लिहाज से फंक्शन वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये मजीद मैंने लिखा हुआ है y2 इक्वल, y2 को आपने f ऑफ b में रिप्लेस किया, यानी कि अपर बाउंड की फंक्शन वैल्यू, और y1 को आपने f ऑफ a में कन्वर्ट किया, लोअर बाउंड पे फंक्शन वैल्यू। सिमिलरली आपने x2 को भी चेंज करना है, x2 हमारे पास इंडिपेंडेंट है, x2 हमारे पास यानी कि अपर बाउंड है, x1 हमारे पास लोअर बाउंड है, x2 को हमने b से रिप्लेस किया, x1 को a से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन को मजीद प्यूरिफाई करने के लिए। इसी तरीके से y1 जो है f ऑफ a से रिप्लेस हो गया, और x1 a स्मॉल से रिप्लेस हो गया। बाकी जो ये स्मॉल y है और स्मॉल x ये एज इट इज हमने राइट किए हुए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी है, ये हमारी अजम्पशंस थी जो नॉन लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने फुलफिल करवाई है। y इज इक्वल टू f ऑफ c और f ऑफ c इज इक्वल टू 0, इट्स मीन कि y इज इक्वल टू 0 होगा। हमने अब यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, यानी कि y की वैल्यू ये 0 हो गई, और माइनस f ऑफ a ये एज इट इज इक्वल है, ये कंप्लीट टर्म यहाँ पर एज इट इज राइट कर दिया, f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a, ये एज इट इज है।
और इस x को हमने c से रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा x इज इक्वल टू किसके इक्वल है? c, और c हमारा रूट बिटवीन है a और b के बिटवीन, ठीक है ना। a और b के बिटवीन हमारा c रूट लाई कर रहा है, तो x को किससे रिप्लेस कर दिया? c के साथ, और रिमेनिंग माइनस एज इट इज है। उसके बाद आपने माइनस एफ ऑफ ए है, और ये हमने क्या करना है कि इसके लिए आपने ये b माइनस ए को आपने मल्टीप्लाई कर देना दूसरी साइड पे, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू एफ ऑफ ए और साथ में b माइनस ए, ठीक है ना, ब्रैकेट में ये टर्म होगी। और ये जो हमारे पास टर्म है न्यूमरेटर में, ये दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड में आ जाएगा, यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये डिनोमिनेटर में राइट कर दिया हुआ है, ठीक हो गया। यानी कि सी माइनस ए को एक साइड पे रखना है और इस सारे पार्ट को आपने दूसरी साइड पे मूव करवा देना है, तो ये आपके पास रेसिप्रोकल फॉर्मेशन में राइट हो जाएगी। यानी कि आपके पास जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो इसमें मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो डिवीजन में आ जाएगा। तो ये वाला स्टेप क्रिएटेड हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से सी रूट फाइंड करना है, तो माइनस ए को दूसरी साइड पे मूव करवा दिया, ठीक है, और ये वाला कंप्लीट पार्ट एज इट इज राइट कर दिया। उसके बाद आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम आपके पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बनेगा। इस टर्म को आपने ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा ए एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ ए। उसके बाद ये एलसीएम वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, अपवर्ड वाली फॉर्म राइट कर देंगे, और नेगेटिव को भी आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा माइनस बी एफ ऑफ ए, ये वाली टर्म, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा ए एफ ऑफ ए। उसके बाद कैंसिलेशन प्रोसेस हो रहा है, ये प्लस ए एफ ऑफ ए और माइनस ए एफ ऑफ ए कैंसिल आउट, रिमेनिंग पोर्शन आपके पास बन जाएगा सी इक्वल ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ। ये हमारे पास रिजल्ट सीकेंट फॉर्मूले का मेथड हमने ड्राइव करवा दिया, यही हमने अपनी आइटरेशन में परफॉर्म करवाया था। एंड दिस इज इंप्लाइज दैट सी इक्वल है न्यूमरेटर पोर्शन में ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर डिनोमिनेटर पार्ट में है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये इसकी ना जो राइट मैंने फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये आपके पास इसकी जनरलाइजेशन फॉर्मेशन है कि आप इस फॉर्म को इस फॉर्म में भी एक्सटेंड करवा सकते हो, ठीक है। यही मैंने लिखा हुआ डेट इज कि जो सी पोर्शन है आपने इसको रिप्रेजेंट करवा देना है, डिनोट करवा देना है, ठीक है। और किसके साथ रिप्रेजेंट करवाएंगे? एक्स एन प्लस वन, यानी कि सी हमारे पास रूट जो होता है ये हमारे पास न्यू आइटरेशन के लिए परफॉर्म करवाते हैं। तो ये हमने इसके लिए एन नंबर जो होगा वो हमने इसमें प्लस वन ऐड करना है, यानी कि नेक्स्ट टर्म के लिए। तो एक्स एन प्लस वन, और ए को हमने जब राइट करना होगा वो एक्स एन होगा, और जो हमारे पास ये बी है ना इसके लिए लिखना है एक्स एन माइनस वन, यानी कि ए हमारे पास एक्स एन टर्म होगी, और इससे जो पिछली टर्म हमने राइट करनी है वो बी के लिए एक्स एन माइनस वन होगी, ठीक है ना। तो एफ ऑफ बी के लिए भी यही बात करनी है, ए एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। बी के लिए हमने यहाँ पर क्या चेंज किया हुआ? एक्स एन माइनस वन, तो हमने बी के लिए फंक्शनल वैल्यू में एक्स एन माइनस वन राइट कर दिया। और एफ ऑफ ए के लिए देखिए एफ ऑफ एक्स एन, हमने ए को किस में अंदाज किया हुआ है? राइट किया हुआ है एक्स एन के लिए, तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स एन ओवर डिनोमिनेटर पार्ट में एफ ऑफ बी के लिए आएगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन माइनस एफ ऑफ ए के लिए आएगा एफ ऑफ एक्स एन। सिंपली आपने क्या माइंड में रखना है कि सी रूट को आपने एक्स एन प्लस वन यानी कि एन प्लस वन से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ए के लिए आपके पास एक्स एन, इसमें एन नंबर आएगा, ठीक है, सबस्क्रिप्ट फॉर्म में। और जो बी होगा इसके लिए आपने एक्स एन माइनस वन यानी एन माइनस वन सबस्क्रिप्ट फॉर्म में राइटेड होगा। देन आपके पास ये जो फंक्शन है यानी कि सी फॉर्मेशन जिसमें ए बी इंक्लूड है, ये वाली फॉर्म आपके पास इस अंदाज में कन्वर्टेड हो जाएगी। ये आपके पास ये दोनों फॉर्मूला सेम है, इनको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज सेकंड मेथड फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग नॉन लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर्मूला। सेम जो अभी हमने सेकंड मेथड फॉर्मूले को होल्ड करवाया, उन्हीं स्टेप पे हम अपना न्यूटन रैप्सन मेथड को भी फुलफिल करवाएंगे। और न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर्मूला जो है ये फास्टेस्ट कन्वर्जेंस होता है एज कंपेयर टू सीकेंट, ठीक है। सीकेंट मेथड से ये बहुत जल्दी आइट्रेट होता है और अपनी जो टॉलरेंस है कन्वर्जेंस को बहुत जल्दी स्पीडली वर्क करता है। और इसमें जो थोड़ा सा फर्क ये आएगा कि आपके पास जो हमारे पास जो है ना आइट्रेशन परफॉर्म करवा रहे होते हैं, इसमें डेरिवेटिव एग्जिस्टेबल होता है, यानी कि इसमें लिमिट की बात एग्जिस्ट होती है। लिमिट आए इट्स मीन डेरिवेटिव एग्जिस्टेबल होगा। हमने सीकेंट लाइन के साथ एक टेंजेंट लाइन का यहाँ पर एक गुफ्तगू करेंगे कि सीकेंट लाइन के साथ एक टेंजेंट लाइन का एक रिलेशन यहाँ पे क्रिएट होता है। और टेंजेंट लाइन से एक बात ये हमें दिखाई देती है कि कोई भी अपर बाउंड फंक्शन वैल्यू और लोअर बाउंड फंक्शन वैल्यू पे जब उसके
पॉइंट्स को डिस्कस किया जा रहा होता है, टॉलरेट करवाया जा रहा होता है, तो लिमिट उस पर होल्ड कर रही होती है, जिसमें अपर बाउंड जो है वो लोअर बाउंड को अप्रोच कर रही होती है, वो हम देखेंगे, ठीक है, न्यूटन राफसन मेथड फॉर्मूला में। तो देखिएगा मजीद इसके लिए हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट पहले देखते हैं। फिगर सारी वही होगी जो अभी हमने सीक्वेंट लाइन के लिए शो अप की। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर ली फर्स्ट ऑफ ऑल आर डियर स्टूडेंट। फिर उसके बाद आप लोगों ने वर्टिकल लाइन की लाइन शो कर देनी है। वर्टिकल लाइन मीन वर्टिकल लाइन मीन वाई एक्सिस आपने लाइन शो कर दी। देन फर्दर क्या करना है, आपने एक कर्व ड्रॉ कर लेनी है। कर्व जो ड्रॉ करनी है वो आपने इस अंदाज में शो करनी है कि आपके पास कोई सीक्वेंट लाइन उसमें से पास भी कर सके, ठीक है ना। ये हमने जो कर्व ड्रॉ की है, कर्व ड्रॉ करने के बाद उस पे हमने एक सीक्वेंट लाइन ड्रॉ की है ताकि वो जो कर्व है एनी 2 पॉइंट्स पे कट हो सके। कट होने के बाद हमने उनको ये स्पॉट्स लगा दिए। वो स्पॉट्स लगाने के बाद लोअर पोर्शन में कैपिटल ए है और अपर पोर्शन में जो स्पॉट है वो कैपिटल बी है, ठीक है, ये एरोज मैंने बताया हुआ है। अच्छा, जो लोअर पोर्शन में कैपिटल ए है, बिल्कुल वैसे ही आपने क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे। तो जब हॉरिजॉन्टल पे ड्रॉ करेंगे वो लोअर पोर्शन का स्मॉल ए और वर्टिकल पे स्मॉल एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर में ये होगा कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए कॉमा एफ ऑफ ए, ठीक है। इसी तरीके से अपवर्ड पोर्शन में कैपिटल बी के लिए हमारे पास जो इसका परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे जब ड्रॉ होता है तो ये हमारे पास बी हमारे पास हॉरिजॉन्टल की फॉर्म है और जो एफ ऑफ बी है ये हमारे पास वर्टिकल की फॉर्म होगी। ऑर्डर पेयर में कैसे होगा, कैपिटल बी इंटू बी कॉमा एफ ऑफ बी, ठीक हो गया। और जो ये हमारे पास कर्व को एक लाइन कट कर रही है, दिस इज नोन एज सीक्वेंट लाइन। इसको हमने एक नेम जनरेट करवाना है मैथमेटिकली फॉर्मेशन में, जिसको हमने कहा हुआ है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये मैंने एरो से आपको शो अप भी करवाया हुआ है कि ये हमारे पास किस अंदाज में एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। तो सीक्वेंट लाइन हमने कर्व को कट करने के लिए शो अप करवाई और उसके ऑर्डर्ड पेयर भी सीन कर लेते हैं, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ जब हम इक्वेशन ऑफ सीक्वेंट लाइन इस पे होल्ड करवाएंगे ए बी लाइन पे, तो देन हमने सीक्वेंट लाइन वाली ही बात शो करनी है। इसमें जो चेंजिंग आ रही है फिगर में वो देखिएगा। ये जो सीक्वेंट लाइन है ना, ये वाली, ये जो सीक्वेंट लाइन है इसको आपने मूव करवाते हुए जब हमारे पास टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, ये सीक्वेंट लाइन आपके पास इस लोअर पोर्शन पे स्ट्रेट लाइन में शो हो जाएगी। जैसे आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस की लाइन होती है ना, ये मैं आपको शो अप कर रहा हूं, दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन पोर्शन, और ये हमारे पास एक टेंजेंट लाइन होगी, ठीक है। मैंने ये एरो से शो भी किया हुआ है, दिस इज नोन एज टेंजेंट लाइन। यानी कि कैसे किया कि ये हमारे पास जो सीक्वेंट लाइन है, ये वाली, ये जो सीक्वेंट लाइन इस अंदाज में आ रही है, तो ये सीक्वेंट लाइन आपके पास मूव हो जाएगी। कैसे वाला, ये हमारे पास इस अंदाज में मूव हो जाएगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में। यानी कि ये इस वक्त टर्शरी लाइन थी, तो टर्शरी लाइन को हमने मूव करवा दिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस की फॉर्मेशन में, जो कि हमारे पास एक अनदर सीक्वेंट लाइन को फॉर्म को कन्वर्टेड करवा दिया, यानी कि सीक्वेंट लाइन को कन्वर्ट करवा दिया किसमें, टीजेंट में। यहां सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि जो बी है ये ऐसे नीचे की तरफ जब डाउनवर्ड होगा, यानी कि इस लाइन को आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जब डेवलप करवाओगे, यानी कि इस लाइन को जब नीचे डेवलप करवाया तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन में ऐसे कन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। जब ऐसे सीधी लाइन में कन्वर्टेड हो जाएगा, दिस इज नोन एज टेंजेंट लाइन, यानी सीक्वेंट लाइन आपकी फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट लाइन में। सिंपली ये भी कह सकते हैं कि बी कन्वर्जेस टू कैपिटल ए, ठीक है। बी अपवर्ड पोर्शन है और कैपिटल ए हमारे पास लोअर पोर्शन है। तो कैपिटल बी का पोर्शन का जो झुकाव होगा, कैपिटल बी का जो झुकाव होगा वो किसकी तरफ होगा, कैपिटल ए की तरफ। तभी ये सीक्वेंट लाइन सीधी लाइन में ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाएगी, ठीक है। यानी इसको आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लाई करवा देना, ये हमारे पास टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आज का हमारा काम होगा इसमें न्यूटन ऑप्शन में। जब ऐसा सीक्वेंट लाइन टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है तो इस पर लिमिट अप्रोच करती है। इसका मतलब ये होता है कि जो कैपिटल बी है वो ए पे अप्रोच कर रहा है। जब कैपिटल बी ए पे अप्रोच करेगा तो वहां पे लिमिट होल्ड होगी। जब लिमिट होल्ड होगी तो वहां पे कन्वर्जेंस भी होल्ड होगा। अगर कन्वर्जेंस वहां पे होल्ड हो गया, इट्स मीन वहां पे डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी आ जाएगी, क्योंकि लिमिट और कंटिन्यूटी का आपस में एक रिलेशन है, कंटिन्यूअस डिफाइंड फंक्शन होते हैं, और फिर उसमें लिमिट की वजह से उसमें आपके पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन होल्ड हो जाएगी, क्योंकि वो डिफाइंड फॉर्म में लेके आना है एग्जिस्टेबल के लिए, ठीक है ना। तो इसको हम प्रूव करते हैं। आर डियर स्टूडेंट, कंसीडर अ नॉन लीनियर इक्वेशन f of x is equal to 0।
ये हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला है कि एफ ऑफ एक्स जीरो के इक्वल है, ठीक है। प्रीवियस भी हमने सीक्रेट मेथड में यही बात देखी। तो लेट आगे क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू सी और सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी, ठीक है, ओपन इंटरवल। यहाँ पे आप कंडीशन भी लगा सकते हैं कि ए इज लेस देन बी, ठीक है। आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा आर डियर स्टूडेंट कि ए जो है स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी है, लेस देन है, ए इज लेस देन बी, ठीक है। यानी कि ए लोअर बाउंड है, बी अपर बाउंड है। तो ये ए हमारे पास लोअर बाउंड अपर बाउंड से कंपेयर करने से लेस ही होता है, ठीक है ना। कभी भी इक्विवेलेंट नहीं होंगे, कभी भी आपस में बराबर नहीं होते। तो ये आप क्लोज इंटरवल में भी राइट कर सकते हैं कि ए यानी कि क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल, ये आप इस तरह की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। प्रीवियस मैंने सेकंड के लिए भी आपको बताया हुआ है। तो ये हमने कहा कि लेट एक्स इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी ओपन इंटरवल बी द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ सी एंड एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। यानी हमारा रूट जो होगा नॉन लीनियर फॉर्म में y इज इक्वल टू जीरो, यानी डिपेंडेंट फॉर्म में आ जाएगा। इसमें जो c है x इज इक्वल टू सी के, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है क्योंकि इनके बिटवीन इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स होते हैं। बट हमने टॉलरेट करते हुए वो एक स्पेशल पॉइंट निकाल लेना है जिसपे हमारी बात क्रिएटिव हो जाती है। इट्स मीन कि वो हमारे पास रूट डेवलप हो जाता है जो हमारे पास वो रेपिटेशन को होल्ड कर देता है, या फिर पॉइंट के बाद टेट्रा जीरो आ जाते हैं उस बात को होल्ड कर देता है। वो सी हमारा फिर एक स्पेसिफिक एंड पे आ जाता है जो हम आइट्रेशन परफॉर्म करवा के राइट कर देते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ऑनवर्ड मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। नाउ वी हैव टू मूव इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन ए बी इज, इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन ए बी वो हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और y माइनस वाई वन इज इक्वल टू ये m मीन स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप हमारे पास क्या होता है y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो उसके बाद मैंने आपको सेकंड में अंडरस्टैंड करवाया है कि y1 आपको रिप्लेस करना है f ऑफ a के साथ, y2 को आपने रिप्लेस करना है f ऑफ b के साथ, x1 को रिप्लेस करना है a के साथ स्मॉल a, और x2 को रिप्लेस करना है स्मॉल b के साथ, ठीक है ना। ऑनवर्ड यही वैल्यूज आ जाएंगे, y1 के अकॉर्डिंग f ऑफ a, x1 के अकॉर्डिंग स्मॉल a, ठीक है ना। ऑनवर्ड आपने ये y की वैल्यू पुट करनी है, y इक्वल है 0 के, और यहाँ पे x इज इक्वल टू है c के। बाकी ऑल टर्म्स एज इट इज राइटेड कर दी हुई हैं। यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा हुआ है, वो आपने माइंड में रखना है और इस पे ये होल्ड हुआ है। कहता है कि व्हेन b कन्वर्जेस टू a देन सेकंड लाइन कन्वर्जेस टू टेंजेंट लाइन, ठीक है ना। ये मैंने वही बात आपको एक्सप्लेन की है यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि जो आपको ग्राफिकली बता रहा था कि ये जो हमारे पास सेकंड लाइन आ रही है ना, ये वाली, ये सेकंड लाइन का झुकाव एक्चुअली आपके पास टेंजेंट लाइन की फॉर्म में है। या आप मैथमेटिकली ये कह रहे हैं कि जो कैपिटल बी है अपवर्ड पोर्शन में उसका झुकाव हो रहा है कैपिटल ए की तरफ, यानी कि कैपिटल बी का झुकाव ऐसे कैपिटल ए की तरफ हो रहा है। तो बी फिर कन्वर्ज कर रहा है, अप्रोच कर रहा है कैपिटल ए की तरफ। वही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है कि व्हेन बी कन्वर्जेस टू ए या व्हेन बी अप्रोचेस टू ए देन सेकंड लाइन कन्वर्जेस टू टेंजेंट लाइन, यानी कि सेकंड लाइन फिर अप्रोच कर जाएगी टेंजेंट लाइन को। यही मैंने ये बात राइट की हुई है। ऑनवर्ड हमने इसको सोल्व किया है, तो 0 माइनस एफ ऑफ ए, ये तो माइनस एफ ऑफ ए ही आ गया, और ये टर्म एज इट इज ही राइटेड होगी हुई है। यहाँ से हमने सी फाइंड करना है, तो बिल्कुल ये प्रीवियस वाली बात करनी है आपने। प्रीवियस जैसे हमने स्टेप किया था सी माइनस ए के लिए, आपने ये टर्म को दूसरी साइड पे मूव करवा देना है। तो ये बी माइनस ए एफ ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये वाला स्टेप बन जाएगा बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और जो इसके साथ सी के साथ माइनस ए है दूसरी साइड पे मूव करवाएंगे प्लस ए हो जाएगा। वो ये मैंने डायरेक्ट राइट किया हुआ है। दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल ए माइनस ये जो कंप्लीट टर्म है, यानी कि बी माइनस, यानी इसको जब मूव करवाया था बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है ना। ये वाला स्टेप आपका प्रीवियस सेकंड वाला ही है। तो मजीद इसमें अब जो चेंजिंग आनी है वो जरा देखिए। सेकंड लाइन में हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया था, लेकिन न्यूटन ऑप्शन में हमने यहाँ पर एलसीएम नहीं लेना। हमने यहाँ पर अपने डेरिवेटिव लिमिट को अप्रोच करवाना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए कि जो डिनोमिनेटर में पार्ट पड़ा हुआ है ना एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इसके डिनोमिनेटर में इस टर्म के एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के डिनोमिनेटर में बी माइनस ए की कमी है। अगर बी माइनस ए कंप्लीट कर देते हैं तो ये हमारे पास लिमिट होल्ड हो सकती है। तो वो बी माइनस ए एक्चुअली आपके पास न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है। आपने बी माइनस ए न्यूमरेटर से इस पोर्शन के डिवीजन में ले आना है, ठीक है ना। तो वो टर्म इस अंदाज में बन जाएगी एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल डिवीजन फॉर्म बी माइनस ए, यानी कि ये जो बी माइनस ए यानी कि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो जो इसकी डिनोमिनेटर वाली टर्म होगी उसको भी डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। फिर आपने ये जो टर्म बना दी है ये एक्चुअली आपके पास अप्रोचनेस है,
यानी कि बी अप्रोच कर रहा है ए पे। सिमिलरली आप इसको भी देख सकते हो डिनोमिनेटर में बी माइनस ए, यानी बी ए को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। हम ये बात लिखेंगे एज बी अप्रोचेस टू ए, इट्स मीन बी कन्वर्जेस टू ए, देन टेकिंग लिमिट, सो वी हैव, यानी कि जब भी कोई भी दो पॉइंट्स हैं आपको अप्रोचनेस की बात कर रहा है कि बी पॉइंट ए को अप्रोच कर रहा है, एनी पॉइंट आपस में कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, तो लिमिट का वहां पर रोल अदा होगा, वहां पर डेरिवेटिव की बात हो रही होगी, कन्वर्जेंस की बात हो रही होगी। ठीक है, तो सी इक्वल ए माइनस एफ ऑफ ए ओवर लिमिट हमारे पास जस्ट ओनली ऑन इस फॉर्म पे कन्वर्जेंस होल्ड कर रही है। यहां पर हमारे पास टर्मिनेशन प्रोसेस होल्ड हो रहा है, यहां पर दो पॉइंट्स तो नहीं ना है, यहां पर सिंपल ए है, सिंपल एफ ऑफ ए है, ओनली रूट है, यहां पर तो दो पॉइंट की डिस्कशन हो रही है, ओनली ऑन लिमिट फिर इस पे होगी ना। ठीक है, वो मैंने राइट किया हुआ लिमिट बी अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। अब ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में पार्ट पड़ा हुआ है, दिस इज नोन एज लिमिट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। आपने इसको क्या कह देना है, एफ डैश ऑफ ए, यानी कि बी ए को अप्रोच कर रहा है, इट्स मीन एफ डैश ऑफ ए, यानी कि फंक्शन वैल्यू ए पे फर्स्ट डेरिवेटिव आपने होल्ड करवा दिया। ये जो कंप्लीट लिमिट डेफिनेशन है आप इसमें साइड पर राइट भी कर सकते हैं कि एफ डैश ऑफ ए इक्वल होगा लिमिट बी अप्रोचेस टू ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। ठीक है ना, तो ये हमारे पास न्यूटन राफसन मेथड का फॉर्मूला बन गया हुआ है रूट की फॉर्मेशन में, सी इक्वल है ए माइनस एफ ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए। ठीक है ना, आप इसी बात को अब मजीद क्या कहेंगे, इस बात को हमने जनरलाइजेशन में राइट करना है। जनरलाइजेशन में सी को मैंने सेकंड लाइन के अकॉर्डिंग आपको अंडरस्टैंड करवाया है कि जब आपने जनरलाइजेशन में राइट करना है तो सी को लिखेंगे एक्स एन प्लस वन। ठीक है ना, और ए को आप राइट करेंगे एक्स एन। ठीक है, और अगर होता ना बी तो उसको लिखना था एक्स एन माइनस वन। एक्चुअली यहाँ पे बी वाली टर्म तो आ नहीं रही, बी वाली टर्म आपकी लिमिट फॉर्मेशन डेफिनेशन की वजह से वो रिमूव हो गई है, यानी कि ये आपके पास लिमिट बी अप्रोचेस टू ए था तो बी ए को अप्रोच किया, तो ये कंप्लीट टर्म्स जो आपके पास होल्ड हो गई एफ डैश ऑफ ए में, यानी कि ये हमने डेरिवेटिव के डेफिनेशन में कन्वर्ट करवा दिया, यहाँ पर बी टर्म क्लोज हो गई हुई है। ये हमारा न्यूटन राफसन मेथड फॉर्मूला है, तो हमारे पास ओनली ऑन एक्स एन वाली टर्म आएगी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास रिजल्ट जो है एक्स एन प्लस वन इक्वल एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ डैश ऑफ एक्स एन। यहाँ पर एन मीन क्या होगा, वेयर एन इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये इसकी हमने जब कोई भी न्यूमेरिकली सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ना न्यूटन राफसन मेथड के अकॉर्डिंग कोई एप्लीकेशन परफॉर्म करवा रहे होंगे, तो हमने ये वाला फॉर्मूला माइंड में रखना होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एप्लीकेशंस करवानी है इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स के अकॉर्डिंग, और वहां पर जब भी हम फर्स्ट आइटरेशन परफॉर्म करवाएंगे तब हम एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जब हम सेकंड आइटरेशन फाइंड करेंगे तब हम एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जब हम थर्ड आइटरेशन मालूम करेंगे तब हम एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो ये आपने माइंड में फॉर्मूला रखना होगा, और इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में आपको मजीद न्यूटन राफसन मेथड के अकॉर्डिंग कंप्लीट इसका कंसेप्ट्स और एप्लीकेशन को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करवाया जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आल डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में सेकंड मेथड फार्मूला और न्यूटन राफसन मेथड फार्मूले के रिलेटेड जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये किस अंदाज में प्रूफ फुलफिल करवाया जाता है और किस अंदाज में ये अप्रोच करता है, तो हमने ये कंप्लीट वाइंड अप किया, अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड किया। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम बनी हुई हो, किसी स्टेप में लिमिट ऑफ क्राइटेरिया या अप्रोचनेस या फिर सीकेंट और टेंजेंट लाइन को किस तरह मूव करवाता है, कर्व को सीकेंट लाइन क्यों कट करती है, कोई एनी क्वेश्चन हुआ हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। होपफुली आर डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन बनी हो तो आप क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज एंड स्टे ब्लेस्ड।